जय हिंद छात्रों। हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 में दी गई कहानी माटी वाली के लेखक विद्यासागर नौटियाल का जीवन परिचय, माटी वाली तथा टिहरी वासियों के विस्थापन के दर्द की कहानी का सार पढ़ेंगे। आइए हम पहले विद्यासागर नौटियाल जी के बारे में व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। नई कहानी के विकास में विद्यासागर नौटियाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के गांव माली देवल में सन 1953 में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा वाराणसी में पूर्ण की। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है, जिसे सर्वत्र अनुभव किया जा सकता है। प्रमुख कृतियाँ नटियाल जी की प्रमुख कृतियाँ हैं टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर क्या है? कहानी संग्रह है। उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा, ये उपन्यास, मोहन गाता जाएगा, आत्मकथ्य। आइए अब हम पढ़ते हैं माटी वाली। इस कहानी का जो है वो पाठ हमारे पास दिया गया है, तो इसका सारांश अब हम पढ़ेंगे। इसका सारांश, माटी वाली और उसका कंटर। पहले हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि माटी वाली कौन है और उसका कंटर क्या है। कंटर मतलब जो कनस्तर, जो आम बोलचाल की भाषा में जिसे पिप्पा कहा जाता है, मतलब एक टीन का बना हुआ कंटेनर होता है जिसको इंग्लिश में कंटेनर कहते हैं। वो जो कंटर वो प्रयोग करती है। और वो माटी वाली कौन है? देखिए, माटी वाली कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित है। प्रस्तुत कहानी में एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया गया है जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है। वह मिट्टी पहुंचाने वाली अकेली ही है। अकेली ही है मतलब उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कि उसका कोई भी सामने उसके जैसा कोई और काम करने वाला नहीं है। कोई दूसरी स्त्री ऐसी नहीं है कि वो भी मिट्टी लेके आती हो, प्रतिद्वंदी यानी कि उसका मुकाबला करने वाला। उसकी माटी से ही टिहरी शहर के चूल्हे पोते जाते हैं। पहले क्या होते थे? मिट्टी के चूल्हे होते थे। उनकी साफ सफाई के लिए क्या किया जाता था? मिट्टी का घोल तैयार किया जाता था और उसे किसी कपड़े की साथ ऐसे, या उसको क्या किया जाता था, उस मिट्टी के लेप चढ़ाया जाता था, उसके ऊपर उसको पोता जाता था। चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए घरों में जो मिट्टी चाहिए, मतलब साफ होनी चाहिए, वो साफ लाल मिट्टी हर हालत में मौजूद होनी चाहिए। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने तथा दीवारों की गोबर से लिपाई, पहले क्या होती थी? गोबर से लिपाई होती थी। फिर उसके लिए भी क्या होता था? उसके ऊपर लाल मिट्टी लीपने के लिए मिट्टी चाहिए होती थी। माटी वाली के नित्य नए ग्राहक बनते जाते हैं। नित्य अर्थात प्रतिदिन उसके पास मिट्टी लेने वाला क्या है? नया ग्राहक बन जाता है। घर घर जाकर माटी बेचने वाली यह औरत नाटेकद अर्थात वह छोटे कद की एक हरिजन वृद्धा है। वृद्धा मतलब वो एक एज में, यानी कि उम्र में क्या है? बड़ी है। टिहरी वासी इस माटी वाली स्त्री को ही नहीं, उसके कंटर को भी भली भांति पहचानते हैं। कंटर अर्थात जो अपने सिर पर रख करके जो बर्तन लाती है, कनस्तर मिट्टी भर करके, उसको भी क्या है? लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। पुराने कपड़ों को मोड़कर वह एक गोल डिल्ले, यानी कि डिल्ला अर्थात इंड्री, जिसे आम भाषा में इंड्री कहा जाता है, मतलब एक कपड़े को गोल किया, बड़े कपड़े को, और उसको वजन रखने से, सिर पर वजन रखने से पहले क्या किया जाता है? उसे टिकाया जाता है, जिससे जो ऊपर वजन वाला बर्तन है वो क्या आता है? अच्छे से टिक जाता है और सिर पर भी दबाव कम पड़ता है। तो उसने क्या किया है कि पुराने कपड़ों को मोड़कर वह एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरे कनस्तर को, कंटर या कनस्तर को टिकाए रखती है। उसके ऊपर कभी किसी ने ढक्कन लगा नहीं देखा। ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, अर्थात कि
वह क्या करती है, पहले उस कनस्तर को लेती है और उसका ऊपर का ढक्कन, जो ऊपर का हिस्सा है, उसे हटा देती है ताकि उसे मिट्टी बड़ी आसानी से अंदर रख सके और आकर के उसे उड़ेल सके। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को काट कर वह फेंक भी देती है। इससे उसमें सरलता से मिट्टी भरी और खाली की जा सकती है। इस प्रकार वह क्या करती है कि वो मिट्टी को भर सकती है आराम से और ला सकती है। आगे है रोटी की जुगत में बीतता जीवन। अब उसका जो माटी वाली है, उसकी रोटी के जुगड़ में या जुगत यानी कि प्रबंध में उसका जीवन कैसे बीतता है। माटी वाली एक घर में माटी उड़ेलती है और घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां दे देती है। वह इधर उधर देखकर, क्योंकि वो तो मालकिन आई रसोई से और उसने क्या किया कि 2 रोटियां उसे दे दी और वह फिर वापस चली गई है रसोई में, तो वह क्या है, अब अकेली रह जाती है वहाँ पर। माटी वाली क्या है, वहाँ पर अकेली है। तो वह इधर उधर देखकर उसमें से एक रोटी छिपा लेती है और एक को क्या कर लेती है, खा लेती है। मालकिन उसे पीने के लिए पीतल के गिलास में चाय भी दे देती है। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। माटी वाली कहती है कि अब भला पीतल के गिलास कहाँ मिलते हैं, ये तुम ही ने संभाल कर रखे हुए हैं। घर की मालकिन इन्हें पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी बताती है। और मिट्टी लाने वाली स्त्री अपने क्या है, भविष्य को लेकर चिंता में पड़ जाती है। वह एक अन्य घर से भी उसे 2 रोटियां मिल जाती हैं। उन्हें भी वह कपड़े के छोर क्या होता है, एक किनारे पर उसके सिरे पर बांध लेती है। वह सोचती है कि रोटियां देखते ही जो उसका बूढ़ा पति है, उसका चेहरा क्या हो जाएगा, खिल जाएगा, क्योंकि वह रोजाना घर पर जाती है, अपने पति के लिए रोटियां ले जाती है। खुद वो बाहर 2 में से एक खा ली और एक रोटी अपने पति के लिए छिपा लेती है। देखिए, वह एक मेहनतकश व्यस्त वृद्धा है। जो माटी वाली स्त्री है वो क्या है, मेहनतकश, मेहनत करती है, वह व्यस्त रहती है और वह एक क्या है, वृद्धा है। वह एक मेहनत करने वाली बुजुर्ग महिला है। माटी वाली स्त्री का गांव शहर से दूर है। तेज चलने पर भी वहां घर पहुंचने में उसे 1 घंटा भी लग जाता है। वह प्रतिदिन सुबह अपने घर से निकल जाती है। पूरे दिन माटी खान जहाँ से मिट्टी निकालते हैं, माटी खान में मिट्टी खोदती है, फिर सभी घरों में उसे ढोकर पहुंचाती है। ढोकर वह अपने सिर पर उसे ढोती है और लोगों के घरों तक पहुंचाती है। इसी में उसका पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, क्योंकि उसका जो शाम तक उसने शहर में मिट्टी पहुंचाई और फिर जब वो वापस चलती है तो 1 घंटा उसे घर पहुंचने में लग भी जाता है। तो घर पहुंचने से पहले क्या होती है, रात घिरने लगती है, रात पड़ने लगती है। उसकी झोपड़ी गांव के ठाकुर की जमीन पर बनी है। उसके पास अपनी भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वह मतलब अब उसका कोई बड़ा मकान है या कोई किसी उसमें घर है, तो उसकी तो झोपड़ी है एक, वो भी उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। उसकी गांव के जो ठाकुर हैं उनकी ज़मीन पर उसकी जो झोपड़ी टिकाई हुई है। इसके अवज़ अर्थात उसके बदले में कि उसकी झोपड़ी वहाँ पर है उसके गांव ठाकुर के ज़मीन पर, तो इसके अवज़ में, उसके बदले में उसे उसके घर के यानी कि ठाकुर के घर के कई काम बेगार अर्थात बिना पैसे लिए उसमें करने पड़ते हैं। और देखिए कि किस प्रकार किसी के एहसान का उसे बदला भी चुकाना पड़ रहा होता है। वह बहुत एक गरीब है, व्यस्त है और मेहनतकश है। वह किसी से फ्री में यानी कि ऐसे कुछ नहीं लेती। अगला इसमें पड़ाव पड़ता है कि अपने बूढ़े पति की क्या है, वह पालिका है। अपने बूढ़े पति की क्या करती है, वह देखभाल भी करती है। उसने बूढ़े को कोरी रोटी देने की जगह सोचा, कोरी अर्थात
बिना साग सब्जी के। जब उसने क्या किया था, जब वो एक घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी थी और एक और घर से उसे 2 रोटियां मिली थी, उसने क्या किया था, उन रोटियों को क्या, एक उसमें से खा ली थी और बाकी की 3 रोटियों को अपने कपड़ जो उसके पास दुपट्टा था, जब ओढ़ा हुआ था उसमें उसके एक छोर में बांध ली थी। तो उसने अब क्या सोचा कि घर जा कर के अपने बूढ़े पति को वो देगी, तो उसने बूढ़े को कोरी रोटी देने की जगह, कोरी अर्थात बिना साग सब्जी के देने की जगह उसने सोचा कि वह प्याज की सब्जी से उसे रोटी देगी। उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। माटी वाली स्त्री ने सोचा कि वह प्याज कूटकर उसे तल देगी। इसी सब्जी के साथ वह बूढ़े को 2 रोटियां परोस देगी। हालांकि अब वह 2 रोटियां खा नहीं पाता। इसका कारण क्या है कि वह बहुत बूढ़ा हो चुका है, बहुत बुजुर्ग हो चुका है। उससे अब ये 2 रोटियां भी पूरी नहीं खाई जाती। बूढ़े का स्वर्गवास, यानी कि बूढ़े का जो उसका पति है, बूढ़ा है, वह क्या है, अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो जब माटी वाली शाम को घर पहुंची रोटी लेकर के, और प्याज उसने खरीद लिए थे, जब माटी वाली घर पहुंची तो बूढ़े को रोटियों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। ज़रूरत हमें खाने की कब नहीं रहती, जब मतलब ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, यानी कि उसमें जान नहीं बाकी बचती। तो जब माटी वाली घर पहुंची तो बूढ़े को रोटियों की ज़रूरत नहीं रह गई थी। उसके पैरों की आहट सुनकर हमेशा की तरह उस दिन वह चौंका नहीं, यानी कि नहीं, मतलब जैसे वो बुजुर्ग घर में लेटा हुआ होता था तो किसी की भी पैरों की आहट सुन करके उसे तो यही लगेगा ना कि कोई आया है, उस आहट सुनते ही चौंकेगा। लेकिन वह जब भी अपनी पत्नी माटी वाली की पैरों की आवाज़ को सुनता था, आहट को सुनता था, तो वह चौंक कर अपने बिस्तर पर या अपने उस पे चारपाई पर उठ करके बैठ जाता था। बूढ़ा अपना शरीर छोड़कर जा चुका था, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। टिहरी शहर वालों की क्या है, एक विस्थापन की पीड़ा को सह रहे हैं वे। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन की समस्या क्या होती है। देश में क्या है, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। इनके बनाए जाने के फलस्वरूप क्या होता है कि हजारों परिवारों को अपनी ज़मीन, मकान है और जो सब रहने की जगह है, वे गंवाने पड़ते हैं, वे उजड़ जाते हैं। उनकी यही क्या है, उनकी टिहरी वासियों की विस्थापित होने की समस्या है। सरकार उनके पुनर्वास की ओर ध्यान नहीं देती जब भी कभी किसी का विस्थापन करवाती है, और थोड़ा बहुत मुआवजा देकर उनके हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य का इतिश्री मान लेती है, जबकि पुनर्वास का उत्तरदायित्व सरकार का होता है। तो यहाँ जो है टिहरी वासियों की भी क्या है, पुनर्वास या विस्थापन की समस्या है। तो टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने, जो उसका अधिकारी था काम करवाने वाला, तो साहब ने मुआवजा देने के लिए माटी वाली स्त्री से उसके घर का प्रमाण पत्र मांगा, यानी कि जो उसकी ज़मीन जायदाद है उसकी रजिस्ट्री या और प्रमाण पत्र मांगा कि वो उसके दिखाए, उसके बदले में उसे उतना ही मुआवजा दिया जा सके। वह उसके पास नहीं था, क्योंकि उसकी तो जो झोंपड़ी थी वह गांव के ठाकुर की ज़मीन पर थी, उसके पास अपनी कोई ज़मीन ही नहीं थी। तो उसे चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह खाएगी क्या, यानी कि बांध बन जाएगा और फिर मिट्टी तो कहाँ से निकाल पाएगी वो। और जब गांव वाले ही अपनी जगह बदल बदल के जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो वो किसे वो मिट्टी बेचेगी ला करके, और किसके यहाँ से उसे रोटी मिलेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, जिसके कारण शहर में पानी भरने लगा। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। जो जिनके तो वो घर थे उनको सरकार मुआवजा दे रही थी, दूसरी जगह वो जा कर के रह रहे थे। अब शहर में पानी भर गया, शहरवासी क्या है, अपने अपने घरों को छोड़ करके भागने लगे। माटी वाली की व्यथा देखिए, माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रही। वह एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। जब लोग अपना पानी भर गया शहर में, तो वो सब भागने लगे थे, वहाँ अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगे हुए थे। तो पानी भर जाने से सबसे पहले जो वहाँ का शमशान घाट था वह डूब गए थे। तो वह डूब गए थे, तो
ये सब कुछ देख करके जो माटी वाली है उसने कहा है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी कि जो अंतिम समय में जगह मिलनी होती है, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि की जाती है, वो जगह भी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। मतलब गरीब आदमी के पास अगर मकान ख़त्म हो गया तो उसका शमशान तो न उजड़े, वो तो बना रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इनसे लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।